बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुल्क के अंदर इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने है। अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान शदीद कशीदगी की फ़िज़ा है और दोनों सूबाई हुकूमतें KPK की और पंजाब की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुए 90 दिन के करीब दिन, बल्कि 90 दिन से कहा जाए ज़्यादा दिन होने वाले हैं, तो ऐसा गलत नहीं होगा। और दोनों के अंदर अबूरी सेटअप है और मौजूदा इलेक्शन की जो डेट 14 मई की दी जा रही है पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। और वाज़े तौर पर अदलिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कानून हरकत में आएगा, कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी और कानून की अमलदारी के सब पाबंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जब कोई सूबाई असम्बली डिज़ोल्व होगी तो वहाँ पर केयर टेकर सेटअप आने के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी होगा। अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे, हालात क्यों ख़राब हैं और पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने हैं, ये कशीदगी की फ़िज़ा कब ख़त्म होगी और अगर ये कशीदगी की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होती तो हालात किस तरफ जाएंगे, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन करवाने की डेट दे रखी है और आलमोस्ट 14 मई बड़े करीब है को एक हफ्ते का गैप रह गया और एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास क्या इतनी तैयारी मौजूद है, क्या इतना इंतज़ाम मौजूद है कि वो 14 मई को इलेक्शन करवाएगी। बज़ाहिर अगर देखा जाए मौजूदा जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं या हुकूमती मामलात हैं और मौजूदा मामलात के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत में 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स का इजरा नहीं किया गया, जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़े हुक्म, वाज़े डायरेक्शन थी कि 14 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात करवाने हैं। अब वो इंतखाबात कैसे होंगे और अगर इंतखाबात नहीं होते तो 3 रुकनी बेंच का फैसला और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और क्या कानून हरकत में आएगा। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार ये कह रहे हैं कि कानून की अमलदारी ज़रूरी है और कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून की अमलदारी के लिए फिर कानून को हरकत में आना पड़ेगा। वो कानून हरकत में किस तरह आएगा और हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब मौजूद होंगे। इम्तियाज़ साहब से जानेंगे आइनी और कानूनी राय कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने की सूरत में कौन से संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को या वफाकी हुकूमत को। वेलकम टू प्रोग्राम सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर पहले तो आप अपनी सेहत के बारे में बता दें। गुज़िश्ता पता चला था कि आपकी सेहत थोड़ी गड़बड़ थी, तो आप कैसी है सेहत आपकी? अब वो सीजनल जो गला वाला खराब था वो ठीक हो गया। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे सर। इम्तियाज़ साहब, इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने बिल्कुल आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हालात भी इस वक्त गैर मुनासिब हैं और 14 मई को इलेक्शन भी होने हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए अदलिया ये वही अदलिया है जिसके फैसले की रोशनी में जब सो मोटो लिया था तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट का सेटअप बना है PDM का, ये बना था। बिल्कुल, ठीक है ना। और जो उन्होंने, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब असम्बलियाँ तोड़ दी थी और वो जो उनकी रेजोल्यूशन थी नो कॉन्फिडेंस की, उसको रिजेक्ट कर दिया था डिप्टी स्पीकर ने। तो उसके खिलाफ इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके नतीजे में फिर वहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखे ना, जो पार्लियामेंट है, एक चीज मैं वादे कर दूं कि यहाँ पे आमतौर कंसेप्ट ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है ना। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह लें कि तालिब इल्म के तौर पे कहूंगा कि ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि फेडरल सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होती, उस तक जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके ऊपर अमल होगा। और सुप्रीम कोर्ट पाबंद है, वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है। अब इसी वजह से इन्हीं आप कह लें कि आर्टिकल्स के अंडर रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उससे एक जब असम्बलियाँ डिजॉल्व हो गई दोनों सूबों में, यानी KPK में, पंजाब में भी, और वहाँ पे कोई हिलजुल नहीं हुई, नई डेट नहीं दी जा रही थी, तो उसके ऊपर फिर जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे पिटीशन भी उनके पास आई, लेकिन इसके साथ साथ वो वहाँ पे उन्होंने आप क्या कह लें कि उन्होंने सुओ मोटो भी लिया। और लाहौर हाई कोर्ट में भी उसका फैसला आ चुका था वहाँ पे ना, कि ये 90 डेज के अंदर जो है इलेक्शन करवाए जाए। अब अकॉर्डिंगली देखें, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, जिस तरह का है, उस पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है, हर अदारे के लिए जरूरी है। और अगर उसके अंदर तब्दीली करनी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर ले। ठीक है ना जी, क्योंकि पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि अमेंडमेंट कर सकती है।
जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाबंद है कि उसके ऊपर अमल करवाए। अब रह गया सवाल कि 14 मई जो है ये डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की थी, क्योंकि उसमें भी उनको फंड जारी नहीं हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जब इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं हुए तो ऐसी सूरत में फिर चूंकि टाइम थोड़ा रह गया था तो उसको उन्होंने रीशेड्यूल करके 14 मई कर दी थी। आपको याद है पहले 30 अप्रैल थी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये सिचुएशन सामने आ रही कि अभी भी फंड उनको प्रोवाइड नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन को। अगरचे आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत उन्होंने जो ट्रेनिंग है इंतखाबी अमले की दोनों सूबों के अंदर वो उन्होंने शुरू करवा दी है। ठीक है, तो वो जो जहाँ पे वो मतलब कुछ कर सकते हैं इलेक्शन में जो अपना प्रोसेस कर रहा है, लेकिन फंड चूंकि नहीं है उसके पास तो जाहिर बात है कि 14 मई को अब इलेक्शन होते मुझे नजर नहीं आते। ये यकीनन जो है सुप्रीम के पास वापस मामला जाएगा और उसके बाद चंद दिन मजीद बढ़ाने पड़ेंगे मेरा ख्याल है। जी इम्तियाज साहब, यहाँ पर बात आगे चलाने से पहले आपने कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का भी थोड़ा प्रोसेस और प्रोसीजर बता दें, क्योंकि एक सुप्रीम सर्विसेज एंड वो जो प्रोसीजर बिल है सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई है और सो मोटो का इख्तियार जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर 3 रुकनी सीनियर जजेस की काबीना को दे दिया गया। क्या मौजूदा पार्लियामेंट जिसके अंदर 40% PTI के जो मतलब नुमाइंदगी नहीं है, 40% से ज़्यादा तो ऐवान खाली है, क्या मौजूदा जो पार्लियामेंट के अंदर 13 इत्तेहादी जमातें बैठी हुई हैं या इनको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत कह लें या सारी हुकूमती जमातें कह लें, इनके पास ये इख्तियार है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। यही प्रॉब्लम आ रहा है, ये राय साहब यही प्रॉब्लम आ रहा है कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो ये फिर एक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है ना, एक्ट बन जाता है कोई। तो एक्ट की कानूनी वक़्त कितनी होती है? मैं वही गुजारिश करता हूँ। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफाइन की गई हैं चीजें उनको अमेंड जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ना की जाए एक्ट के जरिए उसको आप कह लें कि ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसको एक्ट जो है पार्लियामेंट का चाहे वो सारे इकट्ठे हो जाए वो उसको अमेंड नहीं कर सकते। अब रहा सवाल ये कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट के मामला के बारे में जो बिल था उसको वहां पे स्टे दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। उसकी रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और आर्टिकल 68 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कहता है कि किसी भी जज यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज का ना तो कंडक्ट डिस्कस हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर और ना ही उसके बारे में कोई बात की जा सकती। और ये तो कह रहे हैं कि इस्तेकाक कमेटी में बुलाने का सोच रहे हैं इम्तियाज साहब, ये नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। कहने की और बात है, लेकिन आइन के तहत चल रहा है ना हमने। ऐसा ही बिल्कुल ये आइन सुपीरियर है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या दूसरे जज को अगर पार्लियामेंट ने बुलाना शुरू कर दिया तो फिर आप देखें कि वो जो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके तहत उन्होंने हर मामले के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली, कि आया लॉ के मुताबिक है या आइन के मुताबिक है कि नहीं। तो फिर जाहिर बात है वो तो फिर खत्म हो गया ना। तो वो कहने की बातें हैं, वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ना हो, वैसे भी जो पार्लियामेंट का अपना अख्तियार है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रख लीजिए कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, आम कानून। अच्छा, आइन में भी अमेंडमेंट कर सकती है अगरचे वहां 2/3 मेजॉरिटी मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना या उसकी तशरीह करना ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। ये किसके पास है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आप कह लें कि जो आप तमाम तकादे, इसीलिए जो अदलिया है उसको थोड़ी बरतरी हासिल हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अदलिया का बड़ा एहतराम है, क्योंकि उन्होंने फैसला करना था इंसाफ के असूलों के मुताबिक, कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए। तो इस लिहाज से अगर कोई भी एक्ट ऐसा पास हो जाए असम्बली की तरफ से जिससे कि आप कह लें कि कदगन लगती हो या जो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कोई कमी बेशी आती हो, तो वो जो है वो उसको जाहिर बात है फिर चैलेंज होएगा, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जैसे कि अभी आपने देखा कि 8 मेंबर्स का बेंच जो है वो कर रहा है। ठीक है इम्तियाज साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ तक मैंने उसके ऊपर नज़र दौड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो सुपीरियर है, पाकिस्तान का निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही तो मुल्क को जोड़े हुए है।
इसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो हम लोग आज मुत्तहिद होकर अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब कोई असम्बली तहलील होगी, सूबाई असम्बली, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है वहां पर इलेक्शन करवाने का। अगर मौजूदा हालात के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी बड़ी वायलेशन होगी। और अगर ये इलेक्शंस आगे जाती हैं, वफाकी हुकूमत कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तमाम पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक दिन हो। ऐसा तो जहां तक इम्तियाज साहब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया या जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने नजर दौड़ाई है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके की इस तरह की वर्डिंग मौजूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज वाजे तौर पर लिख दी गई है कि जब भी कोई सूबाई असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात वहां जरूरी हैं, हर सूरत होंगे, केयर टेकर सेटअप के अंडर इंतखाबात होंगे। अब आपके सामने 90 दिन से तजावुज होता दिखाई दे रहा है। 90 दिन से हालात जब मामलात ऊपर चले जाएंगे तो जो मौजूदा मोहसिन नकवी साहब की काबीना है, मोहसिन नकवी साहब खुद हैं और या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, वो कहां पर फॉल करेंगे, कहां पर जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 30 दिन का अबूरी सेटअप है। ये 30 दिन के बाद क्या फिर एक एक्ट लेके आएंगे जिससे ये तोसी देंगे इसको? कितना समझ रहे हैं कि कितनी दफा कानून को अमेंड किया जाएगा ये एक्ट लाकर? और क्या इन एक्ट के अंदर इतनी ताकत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकें या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई नई जिद्दत पैदा कर सकें? नहीं, ये 30 दिन का नहीं, 90 दिन का होता है, ठीक है ना। उसमें दो सूरतें होती है। अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत में पूरी डिजॉल्व हो, जैसे अगस्त में होना है, ठीक है, कौमी असेंबली में, तो ऐसी सूरत में फिर 60 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप बनता है, ठीक है। अगर वक्त से पहले, एक दिन पहले भी टूट जाए असेंबली तो फिर 90 दिन का होता है, ठीक है। तो 90 दिन के लिए जो केयर टेकर सेटअप बनता है, अब चूंकि इजहार में 90 दिन जो है वो गुजर गए हैं, बल्कि गुजर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अब ये कि मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा कि जी इस केयर टेकर सेटअप का क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब रहा सवाल ये जी कि वो जो आप कह लें कि जो वायोलेशन क्या हुई है, वायोलेशन दो तरह से हो रही है अब इसमें ना। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन सीधी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन होगी। दूसरी कोर्ट के ऑर्डर जो है उनकी वायोलेशन है, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भी पहले 30 अप्रैल था, फिर 14 मई आ गया कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, तो उसके ऊपर फंड जारी नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख के जवाब दे चुका है वहां पे, और अभी वो अपने एक्शन भी ले रहा है। अपने आप कह लें कि उन्होंने तरबियत इशू कर दी है अपने जो हमले की, उसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो भी हो सकती है। जो रेलेवेंट जो लोग हैं, जो फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के अंदर। जी ठीक है इम्तियाज साहब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है प्रोड्यूसर साहब की जानिब से। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपने बात की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म अदुली की जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, और 3 रुकनी बेंच का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि इंतखाबात 14 मई को हर सूरत में होने हैं। तो अगर इंतखाबात नहीं होते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है या नहीं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मामला जाता आप कह रही हैं दिखाई दे रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मामला जा सकता है अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते। बज़ाहिर अगर आज मैं, जैसे आपने बात की, अगर आज की डेट में मैं देखूं तो हुकूमत की तो ना कोई तैयारी है और ना ही हुकूमत का कोई इरादा है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए। तो क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और हालात किस तरफ जाएंगे, और सबसे ज़्यादा कंटेम्प्ट का खतरा किसको है? देखिए, बात यह बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी भी दिन काफ़ी है। आज 7 तारीख है। गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने आप को इसमें क्लियर कर सकती है कि वो जो फंड्स हैं उनको प्रोवाइड कर दे, और बाकी जो सिक्योरिटी वगैरह के मामला है वो इसको भी वो देख ले, तो तब भी वो मैं समझ तक सेविंग हो सकती है। फिर ऐसी सूरत में ये हो जाएगा कि चले गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, फंड्स प्रोवाइड कर दिए, और जब कोर्ट में जब वो मामला जाएगा तो कोर्ट फिर हो सकता है चंद दिन आगे बढ़ा दे खुद ही, ठीक है ना, और ये कंटेम्प्ट में शायद ना जाए। लेकिन अदरवाइज जो है जितनी भी डिले होती जाएगी फंड्स प्रोवाइड करने में, और जो ही ये 14 मई गुजर जाएगी, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ेगा वो सर्टनली फाइनेंस मिनिस्टर है और सेक्रेटरी फाइनेंस, ठीक है ना जी, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो फंड्स प्रोवाइड करें।
अच्छा, अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस नरगे में आ सकते हैं इम्तियाज साहब? जी 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 बिल्कुल, जब कैबिनेट होती है ना, वो उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है। तो आप कैबिनेट समझ ने रहे तो हैं ना? ये मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया, उन्होंने तो अपने सर से ये मामला उठाकर फेंक दिया होगा। तो कहते पार्लियामेंट अगर हमें हुक्म देगी तो हम करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सुपीरियर नहीं है, पार्लियामेंट का हुक्म सुपीरियर है। देखिए बात ये है कि वो तो अपरेंटली जो सुप्रीम कोर्ट भी समझती है, आम लोग भी समझते हैं, तो वो जो उसको मामला पहुंचाया गया। और फिर दूसरा ये कि चूंकि मेजोरिटी इनकी है, कैबिनेट की मेजोरिटी है ना, इसलिए ऐसा हुकूमत ही चल है। रही है ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर ये पास करवाना चाहे वहां से बिल, अगर 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 ये पास भी करवाना चाहते हैं कभी असेंबली से, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पास ना हो? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी जो बिल नहीं है ये फंड्स देने हैं, ठीक है ना। तो जब जब गवर्नमेंट जो है वो उसको उसकी विल ना होगी, तो सारी बात है गवर्नमेंट जो है उस कंटेम्प्ट के अंदर आएगी। तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्लस सेक्रेटरी फाइनेंस। और इसी तरह अगर कोई मामला आ जाता है अपना लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो सेक्रेटरी इंटीरियर है, इंटीरियर मिनिस्टर हो सकता है। तो ये मामला जो है इसमें जो जो जवाब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने जो वहां पे जवाब दाखिल करवाया है, उससे उसके अंदर से डिटरमिन हो जाएगा कि भी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके इस सूरत में फिर आप जाहिर बात है कि जो कोर्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको कंटेम्प्ट नोटिस जारी करेगी अंडर आर्टिकल 204 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो कोर्ट है उनके ऑर्डर को मानना जो है तमाम पाकिस्तान के जो अदारे हैं और शहरी हैं उनका फर्ज बनता है। तो कोर्ट जो है उसके अंदर कुछ भी सजा दे सकती है, लेकिन मिनिमम सजा, जैसे आपके सामने यूसुफ गिलानी का केस है कि जिसके ऊपर टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट उन्होंने सजा दे दी थी उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट है, और वो फिर डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे फॉर फर्दर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया भी गया था। खत्म हो गया था। तो अब ऐसी सूरत में मुझे जो डर लगता है ना, वो ये लगता है कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस है, ठीक है ना, सेक्रेटरी फाइनेंस हो गए या सेक्रेटरी इंटीरियर हो गए, ये जो सरकारी अफसर होते हैं, कैडर अफसर होते हैं, इन बेचारों ने सारी उम्र गुजारी होती है और आखिर में इनको एक बेनिफिट होता है, पेंशन मिलनी है, दूसरे बेनिफिट्स मिलने हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। एक पॉलिटिशियन जो है वो चलो 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन लड़ लेगा ना, ठीक है ना, लेकिन इम्तियाज साहब इस सारे नरगे में गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी कहीं आपको नजर आ रहे हैं कि कंटेम्प्ट के जुमरे में वो भी आएंगे? या देखिए बात यह है कि जब ये पूछेंगे गवर्नर स्टेट बैंक से कि जी आपको डायरेक्शन दी थी, आपने क्यों नहीं प्रोवाइड की, ठीक है ना। अच्छा, वो फिर लिख के देंगे ना, वो लिख के देंगे कि जनाब अली हमने तो चूंकि डायरेक्ट हम पे नहीं कर सकते थे, हमारा मैंडेट नहीं है, ठीक है ना, तो हमने तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिक्वेस्ट की। तो ये खुद ही काम साइकिल चलता जाएगा ना, आगे आगे जिम्मेदारी। अच्छा, ये यानी खुद ट्रेस आउट होते जाएंगे और खुद बारी बारी लाइन के अंदर आते जाएंगे। जब सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछेंगे तो वो वजीर खजाना का बात कर लेंगे, वजीर खजाना से पूछेंगे तो कहेंगे जी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, ऑटोमेटिकली आगे काम चलता जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो उसके अंदर आएगा वो फिर कोर्ट फैसला करेगी कि किसको क्या करना है। अच्छा इम्तियाज साहब, यहाँ पर कोई सियासी एक तो आपने सुना होगा सियासी शहीद, क्यों अदालती शहीद भी आपको होते दिखाई दे रही हैं कि ये इन्होंने आगे जाके बयानियां रखें जी कि हम तो डिलीवर करना चाहते थे, बजट सर पे था, हम डिलीवर कर देते, लेकिन हमें तो घर भेज दिया गया। ये कोई ऐसी भी सूरत हाल है? ये क्या फेडरल गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? मिफ्ता इस्माइल से नहीं हो रही थी तो इसहाक डार ने आके भी कोई महंगाई को खातिर ख्वाह कमी नहीं लाई, बल्कि महंगाई में पर लगा दी है। अगर आगे कोई वो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी तो अब वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से महंगाई दौड़ रही है। तो ये सारा कुछ कहीं वहां उसी तरफ तो नहीं जाता दिखाई दे रहा आपको? देखिए बात ये कि इनिशियली जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ था इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग थी और यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जो ही हुकूमत उसकी खत्म होती है हम हुकूमत बनाएंगे और साथ ही हम इलेक्शन में चले जाएंगे। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त अगर इलेक्शन में चले जाते तो इनको बड़ा फायदा होना था, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ बड़ा गिरा हुआ था, आपको याद होगा। ऐसा ही है ना, आपके प्रोग्राम के अंदर हम बड़ा डिस्कस करते रहे, मुस्लिम और चैनल पे करते रहे। अच्छा, उसमें अगर फौरी तौर पे ये हुकूमत को ज्यादा देर रखने की ख्वाहिश ना रखते होते तो ये फौरन उसमें चले जाते। उसका नतीजा ये होता कि इन्होंने दोबारा जीत जाना था। खासतौर PMLN जो है इसने पंजाब में आप कह लें कि बड़ी स्वीप करना था, मैं समझता हूँ, और बाकी KP के अंदर भी कुछ सीटें ले जानी थी। तो इस तरीके से इनको वादे मेजोरिटी मिल जानी थी और इन्होंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाना था जो PMLN का अपना एक्सक्लूसिव, बगैर किसी और इत्तेहादी की सपोर्ट के।
लेकिन ये गलती कर गया, उसके अंदर पता नहीं क्यों इन्होंने रीसेस किया और इन्होंने कहा कि चलो अभी चलते रहते हैं। तो इनमें मेरा ख्याल ये भी था कि वो जो मुसल में अमेंडमेंट्स करनी थी, जैसे नेब के अंदर अमेंडमेंट की उन्होंने, नेब ऑर्डिनेंस के अंदर ऐसा की चीजें करनी थी, वो करते कुरते रहे, जिसकी वजह से ये डिले करते गए। अब नतीजा ये होगा कि ये जो महंगाई है जो कि इमरान खान के दौर से शुरू हुई थी, आपको याद होगा। सही है, बिल्कुल यही बात है। इमरान खान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं रहा, आपको याद होगा आखिरी दिनों में हम उनके ऊपर तनकीद किया करते थे। ऐसा ही है। जो पोजीशन थी इमरान खान साहब की, इम्तियाज साहब आपके अल्फाज मुझे अभी तक याद है, मेरे कानों के अंदर गूंज रहे हैं। आपने कहा था जो इमरान खान साहब के हालात हैं हम भी इनको सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो बस करवा दी है अवाम की। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हुआ ये कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इमरान खान को मिल गई, उसको फायदा पहुंच गया उसका। ये जितनी हुकूमत लेट करते गए, इनको आप कह लें कि सख्त स्टेप्स लेने पड़े हैं, आप कह लें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़े हैं, जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, फिर डॉलर का रेट और बढ़ गया। ठीक है, उसका नतीजा ये होगा कि आवाम जो है ना, आम आवाम जो है, जो ना तो पोलिटिकल वर्कर है ना कुछ है, ज्यादा वोट तो नहीं का होता ना। अच्छा, वो ये नहीं देखते कौन बंदा है, वो कहते हैं यार हमारा खर्चा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा जो किचन है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बच्चों की फीस पे हो रही कि नहीं हो रही, हमें आटा दाल मिल रही कि नहीं मिल रही मुनासिब कीमत में। वो इस चीज को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कौन ऊपर बैठा है। ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है। अब मैं ये समझता हूँ इनके पास एक ऑप्शन है कि जैसे कि कहते हैं जी कि एक दिन इलेक्शन करवा ले, तो करवा ले एक दिन इलेक्शन, ठीक है ना। और इसमें जब एक दिन इलेक्शन की बात करेंगे तो ऐसी सूरत अगर पीटीआई साथ एग्री कर जाती है इनके साथ और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ये पीटीआई के मेंबर जो हैं, जिनके रिजाइन जो हैं उनके ऊपर स्टे मिला हुआ है, उनको वापस बुलाएं और वहां पे वन टाइम आप कह लें कि एक अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वन टाइम कि जो इलेक्शन के लिए कोई डे एक्सटेंड कर दें 90 डेज की बजाय ना, वन टाइम। अच्छा, वो जो अगर कर दें तो फिर ऐसी सूरत में फ्री होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वो इतराज नहीं होगा कि ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया। तो ये एक इनके पास वे आउट है। इनको चाहिए कि मैं समझता हूँ ये इलेक्शन, ये जो मई चढ़ गया, इसके अंदर ये अपना जो बजट अगर पेश करना चाहते हैं, ज़ाहिर ये बजट पेश करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ दें, ठीक है ना। तो ये बजट अगर पेश कर दे, मई के अंदर पेश कर दे, मई में ही उसको पास कर लें, और साथ ही जो असेंबली में ये MNN के भी आ जाए तो 2/3 मेजोरिटी जब बन जाए और एक डेट पे एग्री कर जाए, तो वो वन टाइम आप कह लें अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसकी डेट है इलेक्शन की या दिनों की, तो फिर ये इसको मामले को सॉल्व किया। ये एक वे मुझे नजर आता है। मैं आपको इम्तियाज साहब, मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब का रवैया भी बड़ा जारहाना है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी कोई कौमी असम्बली का स्पीकर होता है, क्योंकि हुकूमती जमात का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन स्पीकरशिप के ओहदे पर वो फाइज होता है और उसके ऊपर उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो एक आईनी ऐवान को चला रहा होता है और तमाम आईनी मेम्बरान उस आईनी ऐवान के अंदर बैठकर अवाम की फलाह व बहबूद के फैसले करते हैं और अवाम की फलाह व बहबूद की जंग लड़ते हैं और वहाँ पर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का दिफा किया जाता है। राजा परवेज अशरफ साहब, आप समझते हैं कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के साथ एक महाज आराई की कैफियत में उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है, क्या स्पीकर कौमी असम्बली को ये चीज़ ज़ेब देती है कि वो इस तरीके का रवैया अपनाएं? और अगर एक हाई कोर्ट मुअज़्ज़िज़ अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया और उसने डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ने वो भी वापस ले लिया, तो वो तो जिद लगा के बैठ गए कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए, किसी सूरत ये ऐवान में नहीं आ सकते, ये क्या मुनासिब है? देखिए, इसके अंदर जिन लोगों को स्टे मिला और उन्होंने रब्ता किया, इन्होंने उनको लेने से इनकार कर दिया, तो उनको चाहिए था ना कोर्ट में जाते और कंटेम्प्ट फाइल करते, ठीक है ना। तो वो भी चुप करके बैठे हुए ना, मुझे नहीं याद पड़ता कहीं कोई कंटेम्प्ट फाइल हुई अभी तक। असल वो भी ना इम्तियाज साहब, उन्होंने भी बड़ी बड़ी भड़के मारी थी, हम इस असेंबली पे नहीं जाते, इसमें चोर डाकू हैं, सब हैं। बाद में उनको याद आ गया। ये इम्तियाज साहब, इमरान खान साहब का सही डिसीजन था असेंबलियों से निकलना? क्योंकि मेरी नाकस राय के मुताबिक इमरान खान साहब का इंतहाई जज्बाती फेल था कि वो उन्होंने यकदम कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि हम सब इस्तीफा देते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर आज आप असम्बली में होते तो ये PDM को तो बड़ी मुश्किलात होती, और ये जो आज हालात जिस नैच पे, शायद इस नैच पे भी ना गए होते। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं राजा साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ना असेंबली से इस्तीफा देना चाहिए था, ना ये पंजाब सूबाई असेंबलियां तोड़नी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, उसके बाद से आप देखा पार्टी ने काफी उसकी सजा भी भुगती है ना। अब चूंकि वहां पे हुकूमतें इनकी नहीं है, तो वहां पे इनके ये खुद ही बयान करते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही, जो कुछ हो रहा है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो आपने स्पीकर की बात की, तो स्पीकर ये आप देखें ना, हम यूके की बात नहीं कर सकते ना, यूके के स्पीकर और तरह के होते हैं, असूलों की बात होती। या जिस भी हुकूमत, जो भी हुकूमत आई, उसका जो स्पीकर आया वो न्यूट्रल कभी भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं ना, PTI का स्पीकर असल कैसे न्यूट्रल था,
ना उससे पहले जो स्पीकर है वो भी न्यूट्रल नहीं थे, हमेशा पार्टी लाइन को टो करते थे। आपको याद होगा सब कैसर जो था ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई वो नेगोशिएट किया करता था अपोजिशन के साथ। हालांकि स्पीकर का क्या काम है कि नेगोशिएट करे उनके साथ, स्पीकर तो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। उसको टास्क किया जाता था कि ये पास करवाना बिल, हालांकि उसका क्या काम पास करवाना, वो तो जो मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट्री अफेयर उसका काम होता है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करे। तो ये ऐसा ये कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे जो मौजूदा स्पीकर हैं। अलबत्ता ये है कि इन्होंने जाहिर बात है अपनी पार्टी, अपनी जो एक इत्तेहाद है इनका, उसकी जो पॉलिसी उसको टो कर रहे हैं, तो उसका वे आउट मैंने बता दिया ना कि अगर वो उनको नहीं ले रहे असम्बलियों के अंदर, तो किसी ने अभी तक कंटेम्प्ट फाइल नहीं की, वो करनी तो चाहिए थी। कोर्ट के पास जाएंगे तो आगे प्रोसेस शुरू होगा ना, फिर पूछेंगे साहब कंटेम्प्ट फाइल होगी, आगे ये पीडीएम इतना फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, क्या अफोर्ड कर सकते हैं ये मजीद कंटेम्प्ट की कोई कार्रवाई? नहीं तो इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि पीटीआई भी इतनी सीरियस नहीं है, इससे ये इज़हार होता है ना, देखे ना। वो थोड़ा सा इम्तियाज साहब आप समझते हैं जराए ना, कुछ पीटीआई के ऑफिशियल्स ऑन कैमरा आकर गुफ्तगू करने से तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि यार इमरान खान साहब ने थोड़ा जज्बाती फैसला किया। हालांकि आपको मालूम होगा परवेज इलाही साहब ने ऑन मीडिया भी आकर कहा था कि ये इमरान खान साहब को मैंने समझाया है, इन्होंने बड़ा काम रोले वाला कर देना, और वही बात हुई। हाँ आप देखें जिस दिन से ये हुकूमत से बाहर गए, अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 200 केसेस मेरे ऊपर होने लगे हैं, तो ये तो उनको सोचना चाहिए था कि कोई भी हुकूमत उनके साथ अच्छा रवैया तो नहीं रखेगी, क्योंकि 3.5 साल इमरान खान साहब ने भी इसी अपोजिशन को तिकनी का नाज नचाया है। ये अपोजिशन बैठने की बातें करती थी, मुझे याद है आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमारे साथ बैठे, तब इमरान खान साहब इसी अपोजिशन को कहते थे ये चोर डाकू लुटेरे सब हैं। अभी तक उनका बयानिया नहीं बदला, तो इन्होंने तो छोड़ना थोड़ा ही है। राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने वो एक केस बनाया, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एक बड़ी और मजबूत मिनिस्ट्री के वो सरबराह हैं, ये सारा कुछ तो उनके अंडर हो रहा है और सारा कुछ उनकी सुपरविजन में हो रहा है। तो पीटीआई को ये सारी चीजें इम्तियाज साहब सोच समझ के फैसले क्यों नहीं लिए पीटीआई ने भी? देखिए दोनों चीज ये तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है ना, एक्चुअली जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसी से ज़ाहिर होती है ना। अब आपके देखो 2 सूबे के अंदर हुकूमत थी, आजाद कश्मीर में भी इनकी हुकूमत थी उस वक्त, ठीक है ना। और पीडीएम की हुकूमत थी कहाँ पे, एक तो सिंध में थी और एक इस्लामाबाद में, सिर्फ जिले के अंदर, ठीक है। तो ये बड़े मजे थे, कंफर्टेबल थे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और फवाद चौधरी जो थे, आपको पता मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे, तो उस वक्त भी आपने देखा सहाफियों के लिए काफी टफ टाइम होता था, और पी का ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया, मतलब सहाफियों को काबू करने के लिए काफी स्टेप वो भी लेते रहे उस जमाने में। और उस जमाने में भी आपने देखा कि जो बोलता था बहुत ज्यादा उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती थी, केसेस बनते थे। ये ऑलमोस्ट सारे आपने देखा पीएमएलएन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लीडरशिप है, ये सारे नेब के तहत अंदर गए हैं। उसके बाद उनको सजाएं भी कोई नहीं मिली, ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुआ, स्वाय मियां नवाज शरीफ के एक ही शख्स है जिसको सजा अभी तक मिली है, अदरवाइज किसी को कोई सजा नहीं मिली, ठीक है। 3.5 साल का टाइम बड़ा टाइम होता है। तो मेरा मकसद कहने का कि जो ये तो एक लेसन लेना चाहिए हर पार्टी को कि जब भी वो इक़्तिदार में आती तो वो फिर उसको आप कह लेंगे पॉलिटिकली आप विंडिक्टिव ना हो, उसके अंदर वो किसी को इंतकामी कार्रवाई का मुजाहरा ना करे, क्योंकि फिर टाइम उनका भी आ जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल टॉलरेंस जो है ये बड़ी जरूरी है, और ये लेसन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जी बिल्कुल लेसन है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम के ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में इम्तियाज़ साहब से मज़ीद कानूनी राय लेंगे कि 14 मई के इंतखाबात नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन क्या स्टैंड ले सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा इख्तियार है कि वो कोई ऑर्डर पास कर सके या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सके कि हर सूरत हमें फंड्स दें? अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के पास भी तो कंटेम्प्ट का इख्तियार मौजूद है ना इम्तियाज साहब? हाँ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इसमें लिखा हुआ है इसके अंदर, खास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि इन द एड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको आप कह लें कि फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। और आपने देखा कि सूबों के अंदर या जहां भी केयर टेकर सेटअप होता है वहां पे पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो भी विद अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन होती है। अभी भी जिस वक्त पंजाब के अंदर कोई प्रमोशन होती है या पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, वो इलेक्शन कमीशन पहले उसको अप्रूव करता है तो फिर होती है। इम्तियाज साहब ये तो वैसे यहाँ पर माजरत के साथ यहाँ से आप
बात को प्लीज कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पर मुझे ये बता दें, ये रोज 10-10 नोटिफिकेशन जारी हो रहे होते हैं। इन्होंने पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को उथल पुथल कर दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक टोटल ब्यूरोक्रेसी इन्होंने तहसीलों के अंदर, टाउन्स तक के ब्यूरोक्रेसी के जो मेंबरान थे उनको तब्दील कर दिया। इतने हैवी पैमाने पर क्या केयर टेकर सेटअप कर सकता है तकर्रो तबादले? देखिए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन से ये जो पिछले दिनों प्रमोशन हुई है पुलिस के अंदर या मुख्तलिफ अदारों के अंदर, तो उसकी भी उन्होंने अप्रूवल ली है इलेक्शन कमीशन से। अगर इलेक्शन कमीशन अप्रूवल दे देता तो ठीक है, वो कोई वायलेशन नहीं है उसकी। जी ठीक है, इम्तियाज साहब बात को कंटिन्यू करिएगा प्लीज, कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है मेम्बरान के पास ऑर्डर देने जी, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का पूरा इख्तियार है। अगर वो चाहे, और कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग वो भी शुरू कर सकते हैं। वो इलेक्शन एक्ट के तहत उनके पास इख्तियारात है। और आपने देखा होगा कि ये फवाद चौधरी जो है उसके खिलाफ एक चल रही है आजकल, बल्कि उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि फर्द जुर्म भी आयद होनी है, जो नेक्स्ट डेट मुकर्रर की गई है। तो इलेक्शन कमीशन को भी कंटेम्प्ट, अपने खिलाफ कंटेम्प्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग करने का इख्तियार है। लेकिन उसके ऊपर चूंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक फोरम है, सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे हाईएस्ट फोरम है, और अगस्त कोर्ट है, जिसको हम अगस्त कोर्ट बोलते हैं। तो उसकी जब जो वायलेशन होगी फैसले की, तो वो कंटेम्प्ट तो बहुत सख्त होगी ना, मैं समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है एक ये आज का दिन संडे है आपका, कल से फिर आप ख्याल है कि ऑफिशियल वीक शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी बड़े, अगले 2-3 दिन के अंदर मेरा ख्याल है कि पोजीशन बड़ी क्लियर हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको कैसे देखता है और क्या स्टेप लेता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये आपस में इन्होंने कोई इलेक्शन के हवाले से कोई बात ना की, उसको आगे कोई अमली स्टेप ना लिया और फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने का कोई स्टेप ना लिया, तो मुझे डर है कि ये कोई इसके संगीन नतायज हो सकते हैं। और इसमें मैं समझता, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता संगीन नतायज को। उसकी रीजन यह है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, और उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना जो उनके राइट्स हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के या जो भी है वो उनको मिलने चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो आप कह लें कि क्या उसको कहते हैं कि सेंस शुड प्रिवेल, और इनको चाहिए कि इस जो क्राइसिस है इसकी वजह से आपने देखा हमारी इकानमी को नुकसान पहुंच रहा है। और जो मैं समझता, अच्छा बिल्कुल इकानमी की तो इनको फिक्र ही कोई नहीं है। रोज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अदलिया को शुरू हुए होते हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे होते हैं, ऐसे इनको पता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर के शहरी हैं या पाकिस्तान के शहरी किस अजियत में है। वहां पर खड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, इमरान ने ये कर दिया, शहबाज ने ये कर दिया, कोर्ट ने ये कर दिया। अल्लाह के बंदो, वहां पर आप जिस तेज रफ्तारी से एक्ट ला रहे हो, उसी तेज रफ्तारी से आवाम की महंगाई की तरफ भी को थोड़ा बहुत ख्याल करें। ये ऑपोजिशन, ये जो राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर बने हुए वहां पर बैठे, इनका काम नहीं है ये हुकूमत को धक्का देंगे, चलो भाई महंगाई के ऊपर वर्किंग शुरू करो, हमने तुम्हारा साथ दिया था कि तुम बेहतरी लाओगे, इमरान ने बेड़ा गर्क कर दिया था मुल्क का, यही कहते होते थे। मैं नहीं कह रहा, ये तो ये इनके अल्फाज थे। आज ये राजा रियाज साहब, जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो एक दफा भी इनका कोई बयान इम्तियाज साहब आपने सुना है कि भाई महंगाई हो गई है? ये कह सकते हैं रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब उठें, मेहरबानी करें, जागें, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जागें, आवाम मर रही है। उधर तो इनको ख्याल ही कोई नहीं है। नहीं, देखिए राजा रियाज साहब जो है वो तो खुद भी कह चुके हैं कि वो शायद टिकट लेंगे PMLN से अगले इलेक्शन में। तो मेरा मकसद है कि जब उनके एक आगे फ्यूचर में इंटरेस्ट हैं उस पार्टी के साथ, और जिस तरीके से वो बने हैं आप कह लेंगे अपोजिशन लीडर, वो सबको पता है। तो ऐसी सूरत में उससे कोई एक्सपेक्ट करना, जो मेरा ख्याल है कि हमारी गलतफहमी का हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कुछ ज्यादा, तो वो कर भी नहीं सकते। पर अगर करेंगे भी तो उनकी तादाद कितनी है, ठीक है ना, थोड़े लोग हैं ना, ज्यादा लोग तो है ही नहीं, वो उनकी आवाज कौन सुनेगा। तो बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि चूंकि सारी पार्टियां, मैं इसको यही कहूंगा कि अवामी पार्टी ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ने 3 दफा हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह आप कह लें कि अब चौथी दफा नहीं है, 4 दफा की है। अच्छा, जो PMLN है उसने भी 3-4 दफा कर ली है। तो ये सारे जो है अवाम के पास जाते हैं, तो अवाम का दर्द महसूस करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और आवाम के इंटरेस्ट में यही है कि अवाम, ये जो महंगाई कम हो, आम लोग जो है उनको जो है उनकी रीच में आए हर चीज, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है, बच्चों को पढ़ाना है, छोटी मोटी दाल रोटी आप कह लें कि खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया आम लोगों के लिए ना, इतनी महंगाई हो गई है। तो इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले अपना मैंडेट रिन्यू करवा लें, इलेक्शन करवा लें, उसके बाद जो भी जिसको भी अवाम जिसके हक में फैसला करे वो डिलीवर करे। अगर नहीं डिलीवर करता तो फिर आगे भी तो रास्ता है ना, पहले दोबारा भी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकती है, दोबारा भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि जमहूरियत के अंदर तो इलेक्शन ही एक क्राइटेरिया होता है ना, जहाँ से मैंडेट लिया जाता है आवाम से और आवाम की राय। क्योंकि आपने देखा कि सुप्रीमेसी जो है
एक्चुअली सुप्रीमेसी जो है वो, या आप कह लें कि ताकत का सचस्मा अवाम ही होता अवाम है है। जमहूरियत के अंदर। तो अब अवाम जो है उनकी राय जो है उसको अहमियत देनी चाहिए और उनकी राय ले लेनी चाहिए कि ताकि जल्द अज जल्द ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल हो। जी अच्छा इम्तियाज साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया जी कि कोई फैसला नहीं माना जाएगा, ये 4-3 का फैसला है, हमें 4 का फैसला कबूल है, 3 का फैसला कबूल नहीं है। ये ठंड पड़ जाएगी जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होगी, बिल्कुल हु का आलम हो जाएगा इम्तियाज साहब जब कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे और फिर जब ये सारे काम अफरा तफरी में करेंगे तो। नहीं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि कोर्ट जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 जज बैठ के फैसला करते हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच भी होता है, एक जज भी करता है। जो अगर हाई कोर्ट का एक सिंगल जज एक फैसला दे देता तो वो हाई कोर्ट का फैसला होता है, ठीक है ना। अगर 10 जज दे फैसला तो वो भी हाई कोर्ट का फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर 3 जजों ने या 5 में से 3 ने दिया हुआ, ठीक है ना, 5 का मेंबर था ना वो, तो 5 का जो जज का बेंच था तो उसके अंदर 3 की मेजोरिटी के साथ वो फैसला हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर उसके बाद अगर मेजोरिटी की बात करते हैं तो ये जो आपने देखा कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया जिसके जरिए से सो मोटो वगैरह को कंटेन करने की कोशिश की है या उसका एक प्रोसीजर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके ऊपर 8 जज बैठे हुए, ठीक है ना। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 जज है मौजूद, तो 8 से मुराद ये है कि मेजोरिटी जो है उसके अंदर वो शामिल है। तो ये बात करना जी 3-4 को, और वैसे भी ये है कि वो जो बाकी जज थे वो तो पहले अलग हो गए थे, उन्होंने पूरा केस सुना ही नहीं था ना। ये 4-3 की जो बात की जाती है ना उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ इतराज सर ने भी बात की हुई है कि जब वो एक जज केस ही नहीं सुनेगा और अपने को अलहदा कर लेगा पहले ही, ठीक है। और फिर वो जो 5 जजों ने फैसला दिया जिसमें 3 की मेजोरिटी से ये हुआ, उसके अंदर उन 5 जजों ने साइन किए हुए हैं ऊपर, और ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट में कि ये फैसला जो 3-2 की मेजोरिटी से हो रहा है, ठीक है। और उसके नीचे उन 5 जजों ने साइन किए हुए, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये है कि जब तक केस जब कोई जज अगर सुनता नहीं है तो उसकी राय जस्ट एक लेटर लिखने से या अपना जो पिछले आपको इसकी ऑब्जर्वेशन है उसकी बेस के ऊपर उसको तो आप शामिल ही कर सकते फैसले के अंदर ना। वो तो जिस हद तक वो एक दिन बैठे थोड़ी देर के लिए तो उसका जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने लिख के भेज दी, वो फैसला उस तरह का नहीं है जो इसके ऊपर इफेक्ट कर सके। ये बेंच दोबारा बना था, बेंच का बकायदा आप कह लेंगे नोटिफिकेशन हुआ था रजिस्ट्रार की तरफ से, और फिर मैंने बताया कि 5 जज जो थे जिनमें से 2 ने इख्तलाफ भी किया तो उन्होंने भी साइन किए हुए इसके ऊपर, और उसके ऊपर स्टार्ट में ये पहले में लिखा हुआ है कि ये 3-2 की मेजोरिटी से ये फैसला किया जा रहा है, तो उसको एग्री करके 5 जजों ने साइन किया। ठीक है इम्तियाज साहब, प्रोग्राम माइंड अप की तरफ लेकर जाना है। आखिर में प्रोग्राम में मुझे ये बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के फैसले की हुकूमतुली की जाती है तो क्या काला कोर्ट हरकत में आएगा? वकला बरादरी कहाँ खड़ी होगी आइन कानून की बहाली के लिए? क्योंकि वकला तहरीक का हमेशा आइन की बहाली, आइन की मजबूती में वकला का बड़ा अहम कलीदी किरदार है। बहसीयत माहिर कानून, आप भी लॉयर हैं, मुझे बताएं कि क्या वकला बरादरी अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़ी होगी? जी बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। देखिए मेजोरिटी जो वकला है, वाज़ेह मेजोरिटी जिसको कह ले, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट की बार आपके सामने ही है, और लाहौर हाईकोर्ट की बार बड़ी काउंट करती है, ये यानी पूरे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बार एक तरह से। फिर कराची वाले हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार है, ठीक है, जिसमें ज़ुबैरी साहब है, आप ज़ुबैरी साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये इस बात पे मुतफिक हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं आपके सामने ही हैं, वो 61 के करीब या 62 के करीब डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, वो सारे एक पेज पे हैं कि वो अदलिया के साथ हैं। और जाहिर बात है कि वकील का काम होता है कि वो रूल और लॉ के साथ खड़ा होता है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल इस सूरत हाल में क्या कहाँ पे खड़ी है और उसका क्या? पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके अंदर कुछ जो है उनके जो मेंबर्स हैं या अहदेदार हैं उनका ख्याल डिफरेंट है, और उसके अंदर जाहिर बात है आपको पता है कि वकील जो होता है उसका साथ साथ थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी होती है ना वकला की आमतौर पर। मेजॉरिटी आइन और कानून की पासदारी के साथ खड़ी है, लेकिन मेजोरिटी मैं समझता जैसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार है, खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार है, ये मुख्तलिफ बार जो है, इस्लामाबाद बार है, पिंडी बार है, ये सारी जो बार है ये इसके साथ खड़ी है। क्योंकि वकील जो है मैं समझता हूँ ना कि कानून के साथ ही उसने खड़े होना है, आइन के साथ खड़े होना है। वो चीफ जस्टिस के साथ नहीं खड़े, वो जजों के साथ नहीं खड़े, वो आइन के साथ खड़े, ठीक है ना। तो इसलिए अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वकला जो है पीछे हटेंगे, और वो जाहिर बात है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का जमाना जो है वो दोबारा उसकी झलक शायद नजर आए उसको। जी
बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने अपने इंतहाई तजर्बे से बहसियत माहिर कानून होने के हमारी आइनी और कानूनी रहनुमाई की और हमें बताया कि आइन और कानून के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर क्या अहकाम दिए हैं। नाज़रीन, वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का हुक्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन हतमी डिसीजन है। डू और डाई की पोजीशन में भी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ अदालत के अंदर इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो फैसला दे चुका है उसकी अमलदारी ज़रूरी है और हुकूमत को चाहिए और वो पाबंद है और तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो इदारे आते हैं वो पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ अदालत चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद कोई ऊपर इसके कोर्ट नहीं बचती। तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इदारे बैठे हुए हैं उन तमाम इदारों के सरबराहान का ये काम है कि मनोअन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को माने, तस्लीम करें। बसूरत दीगर इसके नताइज मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक हालात से गुजर है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस वक्त इंतहाई अरूज पर है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की मूवमेंट ये गवर्नमेंट जब ये गवर्नमेंट में आए तो इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर लान तान करते थे कि महंगाई बड़ी ज़्यादा है, हमारे पास एजेंडा है, हम मंशूर के साथ आए हैं, IMF के रूल्स की वायलेशन हुई है, IMF के साथ मुआहदे की वायलेशन हुई है, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। यहाँ तक भी कहा गया कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटे को सस्ता करूँगा। कहीं पर भी ये दावे और ये नारे इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आए। ये वादे, दावे और नारे सिर्फ नारे और नारे ही रहे और सिर्फ जलसों के अंदर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक महदूद रहे। आवाम इस वक्त तकलीफ से बिलबिला उठी है। हमारा सफेद पोश तबका मर चुका है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता और ये सब का सब इस मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। इस वक्त आवाम जिस तकलीफ़ में है, अगर ये मुंतखब नुमाइंदे अगर अपने हलकों में जा रहे हैं या जा रहे होंगे तो इनको एहसास होगा कि इस वक्त आवाम किस तकलीफ़ में है, आवाम किस कर्ब में है, आवाम किस तकलीफ़ का सामना कर रही है। इनको हिसाब देना पड़ेगा जनरल इलेक्शंस के अंदर। बेहतर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब लिख दिया गया है कि 60 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर माजर के साथ इंतखाबात होंगे तो केयर टेकर सेटअप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाए। कानून के अंदर किसी भी तरीके की दूसरी राय मौजूद नहीं है। हमें अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के मफाद के साथ हमारा मफाद जुड़ा हुआ है। मुल्क पाकिस्तान की मजबूती के अंदर इदारों की भी मजबूती है और मुल्क पाकिस्तान की मजबूती के अंदर आवाम के लिए भी खुशहाली है। इस आवाम को अगर आपने खुशहाल देखना है तो नया सेटअप आने दें। नया सेटअप जब आएगा तो यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, हमारे मुल्क के अंदर डॉलर भी आएंगे। और आज हमारे मुल्क के अंदर जो इंतहाई बुरे हालात हैं, पाकिस्तान इन हालात का ना तो पहले मुतहम्मल था और ना बाद में मुतहम्मल होगा, ना ही पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की पाक सरजमीन है और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना है। इसका नारा बड़ा अजीम है, इसकी सरजमीन बड़ी पाक है। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह तादम मर्ग कायम दाइम रहेगा। हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो मुल्क पाकिस्तान की बका के साथ खड़े हों, मुल्क पाकिस्तान की मजबूती के लिए इकदाम उठाएं और कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती के बारे में सोचें। जब कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आपकी सियासत मुल्क पाकिस्तान की बका के अंदर मौजूद है। आपकी सियासत उसी सूरत में होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होगी, कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती के अंदर ना सिर्फ आपकी मजबूती है, तमाम इदारों की मजबूती है, मुल्क पाकिस्तान की मजबूती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो आप खड़े हो चुके हैं और अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और एक्ट्स ला रहे हैं, खुदारा ऐसा काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट हेयरिंग चल रही है। हमें हुकूमती सरबराहान को चाहिए कि वो मनोअन हुकूमती फैसले के ऊपर अमल करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़े वाज़े तौर पर हुक्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बका में हम सब की बका है और हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले के साथ खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से कहेगा, मुल्क पाकिस्तान का कानून सब पर मुकद्दम है, उस पर अमल दरामद होगा। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।